नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस में आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। मैंने बार बार सुना है बच्चों के मुंह से, छात्रों के, कि इकोनॉमिक्स बड़ा कठिन सा विषय है, बहुत से शब्द समझ में नहीं आते हैं, या फिर क्या पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में जो समझ में नहीं आता है। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। आज हम वही देखेंगे कि क्या पूछ लिया जाता है जो आप समझते हैं कि बहुत कठिन है। कुछ भी कठिन नहीं है, यकीन मानिए। आज के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ने का नजरिया आपका बदल जाएगा। इतने आसान शब्दों में, इतने आसान भाषा में इकोनॉमिक्स आप कभी नहीं पढ़े होंगे। ये मेरा वादा है। चलिए, और कोशिश होगी कि और आसान शब्द में आपको पढ़ाएं कि आपको भी लगे कि हाँ, वाकई में इतने आसान शब्दों में कभी नहीं पढ़ा था। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लें, बहुत से बच्चों की एक ही चीज होती है, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र या फिर अर्थव्यवस्था। तो देखिए, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कहलाती है। मतलब किसी क्षेत्र या देश की जब हम उसकी व्यवस्था की बात करें, अर्थ मतलब रुपए या धन से, धन या रुपए से जुड़ी किसी भी चीज की जानकारी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो किसी क्षेत्र के बारे में जब हम बात करें तो वो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। और हम एक संपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि ये किसी देश, किसी क्षेत्र की इकोनॉमी का अध्ययन किस विषय के तहत किया जाता है। तो वह विषय जो होगा, यानी पाठ्य के लायक, पढ़ने के लायक जो चीजें होंगी, जिस पर अध्ययन किया जाएगा, वह विषय क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ठीक, चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे पहले इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। हम इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले आज हम परिचय करेंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का, फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर हम पढ़ेंगे भारतीय बैंकिंग सिस्टम। पूरे वर्ल्ड के बैंकिंग सिस्टम आपको नहीं पढ़ने हैं, तो भारत के बैंकिंग सिस्टम तो हम 3 भागों में पढ़ेंगे। आज हम पहले भाग में पहले परिचय करते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी, क्योंकि जो विषय इकोनॉमिक्स है उसके तहत हम पढ़ते क्या है, यानी अर्थशास्त्र के तहत हम पढ़ते ही हैं अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। तो इकोनॉमी शब्द की शुरुआत की बात करें तो ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया शब्द से इसकी शुरुआत हुई, यानी इसका प्रारंभ हुआ है। तो ओइकोनोमिया शब्द जिसका अर्थ होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, इसका मतलब एक घर की पूरी व्यवस्था। मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था, तो संचालन। ओइकोनोमिया शब्द है, ग्रीक भाषा का है और इसका अर्थ है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड यानी घर की व्यवस्था या संचालन। देखें, इसी शब्द को घुमाकर या इसे ही काट पीट कर इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी शब्द बना है। अब हम देख लेते हैं इकोनॉमी कितने प्रकार से होती है। तो प्रकार की बात करें अगर हम, तो यहाँ मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा गया है। कैसे? मात्रा यानी इकाइयों के आधार पर। पहला होता है मैक्रो इकोनॉमी यानी समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र हिंदी में आप बात करेंगे, या फिर मैक्रो इकोनॉमी जब बड़े लेवल पर बात होती है, देश या राज्य, यहाँ किसी देश या किसी राज्य की बात। देखें, संविधान में भारत एक राज्यों का संघ है, न कि देश है। ठीक है, तो इसलिए भारत भी एक राज्य है, राज्यों के संघ, यानी कई राज्य मिलकर एक बड़ा राज्य बना रहे हैं। तो इसी तरह कुछ छोटे देशों के क्षेत्र को राज्य भी कहा जाता है। तो जब बड़ी इकाई की अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे तो वो किसमें आएगा? समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी के तहत होगा। तुरंत यही बात कर लेते हैं। फिर सेकंड पर आता है माइक्रो। माइक्रो मतलब हो गया सूक्ष्म यानी कि छोटा। तो एक घर या एक परिवार लेवल पर, एक घर या एक परिवार लेवल तक उनकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें, यानी छोटी इकाइयों की, लिटिल यूनिट, सूक्ष्म यूनिट। तो छोटी इकाई पर हम अगर अध्ययन करेंगे तो माइक्रो यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के तहत कहा जाएगा। यहाँ 1-2 बार कई बार सवाल में आते हैं। देखिए, इसको इतना बताने का सिर्फ एक मकसद है, पेपर में आपके समष्टि अर्थशास्त्र शब्द आ गया तो आप क्या करेंगे, तो उसको समझने के लिए इसको बताना जरूरी है बस। और दूसरी चीज उसी तरह माइक्रो यानी कि सूक्ष्म
सूक्ष्म और समष्टि, इन दोनों का अंतर और ये शब्द क्या है, इसलिए इसे ज्यादा फोकस करके बताया जा रहा है। एक बार आप कायदे समझेंगे, 1-2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे, आपको कभी नहीं भूलेगा। ध्यान देना आपको, मैक्रो माइक्रो। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पर, बड़ी इकाइयां, देश या राज्य। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, यानी घर या परिवार, छोटी इकाई के आधार पर। चलिए, तो ये हो गया 2 प्रकार से अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हर विषय की तरह अर्थशास्त्र के जनक, तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। लगातार आप पढ़ते भी आ रहे हैं, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ है। विश्व अर्थशास्त्र के जनक, यानी दुनिया में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ, और उनकी एक पुस्तक है जो 1776 में लिखी गई, वेल्थ ऑफ नेशंस। अगर स्पेलिंग क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान से सुनिए, वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में लिखी गई किताब है। इसका मतलब यह हुआ है, यह एक धन का विज्ञान है, यह एक धन का विज्ञान है, यानी कौन, अर्थशास्त्र। इस पुस्तक के आधार पर एडम स्मिथ ने यह साबित किया है, और एडम स्मिथ को विश्व में या दुनिया में अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तुरंत बात आ जाती है भारत की, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब देखिएगा, जब भारत की बात आ गई तो हम अर्थशास्त्र नहीं, अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक पीवी नरसिम्हा राव हैं, जो 1991 से 96 के बीच 91 से 96 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो यहाँ 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, इनके कार्यकाल का समय जबकि ये प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कहे जाते हैं, और इनके कार्यकाल में स्पेशली क्या हुआ, तो देखिए इनके कार्यकाल के 2 प्रमुख कार्यों में हम बात करें, लाइसेंस राज का अंत। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, अभी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के बहुत से प्रकार, उसमें एक शब्द आता है समाजवादी, जिसमें सरकार का आधिपत्य होता है पूर्णतया रूप से, यानी पूरी अर्थव्यवस्था पर सरकार का पूरा अधिकार होता है, एकाधिकार, यानी कि सरकार ही सब कुछ करेगी। तो उनमें, और अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति या निजी व्यक्ति कार्य करना चाहे तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए बहुत से कागजी कार्यवाही, लाइसेंस बनवाना, बड़े बड़े दस्तावेज, बहुत ही कठिन मानकों को साबित करना, उस पर खरे उतरना, तब जाके लाइसेंस पाना। तो इस तरीके की बहुत सी कठिनाइयों को दूर करने का श्रेय इनके कार्यकाल में किया गया, तो इनको श्रेय दिया जाता है पीवी नरसिम्हा राय जी को। इस विधि को, कार्य प्रणाली को आसान बनाया गया। तो ये हो गया लाइसेंस राज का अंत और अर्थनीति में खुलेपन की शुरुआत। खुलेपन की जैसे ही बात करें, बंद अर्थव्यवस्था में कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में अधिकार, जैसे कि सरकार के हाथ में पूरा अधिकार। खुलेपन की बात करें तो खुला यानी छोटे से लेकर बड़े व्यापारी, सरकारी या निजी यानी कि प्राइवेट, सबका अधिकार, सबको महत्व दिया जाना। तो खुलेपन की शुरुआत हुई। व्यापार में निजी स्वामित्व यानी कि प्राइवेटाइजेशन की भागीदारी बढ़ी, जिससे क्या हुआ, आसान हुआ, व्यापार व्यवस्था आसान हुई, इकोनॉमिक्स आगे बढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक देशों के हिसाब से हम बात करें तो 2 प्रकार की होगी। क्षेत्रों या देशों के हिसाब से हम बात करें आमतौर पे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होगी, तो 2 प्रकारों की होगी, जैसे ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। ओपन इकोनॉमी होती है खुली अर्थव्यवस्था। इसका मतलब यह होता है जहां व्यापार या आयात निर्यात करने के लिए सबको अधिकार हो, निजी यानी कि प्राइवेट, सरकारी, दूसरे देश यानी विदेशी, अपने देश का, गांव का, शहर का हर व्यक्ति अधिकार रखता हो। हम ओपन और क्लोज की बात करें जब, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां निर्यात आयात करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए दुनिया के सभी देश स्वतंत्र हैं, यानी कि हम जैसे कोई देश हो तो वो बाहरी दूसरे देशों में भी कर सकता है और दूसरे देश उसके देश में भी व्यापार करेंगे। इस नियम को, ऐसी अर्थव्यवस्था को ओपन इकोनॉमी यानी कि खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसमें भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और लगभग सभी देश हैं, मोस्टली सभी देश ओपन इकोनॉमी में है, क्योंकि आप देखेंगे आपके पास मेड इन इंडिया, अमेरिकन, जापान, हर जगह की चीजें बिकती हैं।
तो इस तरह से हम आते हैं खुली अर्थव्यवस्था में, और दुनिया के लगभग सभी देश खुली अर्थव्यवस्था में हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट आता है क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था या उन देशों की अर्थव्यवस्था जहां आयात निर्यात पर प्रतिबंध हो या अत्यंत यानी कि बहुत कड़े प्रावधान या कानून हो, लाइसेंस व्यवस्था या नियम व्यवस्था बहुत ही कड़ी हो, जिसे कोई उसमें पढ़ना ही ना चाहे, उस नियमों को फॉलो ही ना करना चाहे। कुछ मायनों में उत्तर कोरिया को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। उत्तर कोरिया एक बंद अर्थव्यवस्था के तहत आता है, लेकिन क्लियर नहीं, कंफर्म आप ये नहीं कहेंगे कि क्लोज इकोनॉमी है। कुछ मायनों में कर सकते हैं क्योंकि कुछ चीजों के लिए उन्होंने रोक लगा रखा है, जो कि वो विदेशों से नहीं खरीदेंगे, स्वयं का उत्पाद रखेंगे, और कुछ चीजों के लिए विदेश से लोगों का लेना देना है। तो कुछ मायने में हम उत्तर कोरिया को कह सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे एक दो देश हैं जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ती है। जैसे हमारे कृषि प्रधान देश की हम बात करें तो जूट, कपास या इस तरीके की कोई फसल जिसमें हम अग्रणी हैं या बहुत ज्यादा है हमारे देश में। जैसे हम सऊदी अरब की बात कर लें, अगर सऊदी अरब है और वो पेट्रोल डीजल है, क्योंकि उनकी पूरी कमाई ही इसी चीज पर है, खनिज तेलों पर है। अगर वो क्लोज्ड इकोनॉमी लगा देंगे तो वो ना बाहर बेच पाएंगे ना खरीद पाएंगे। क्या वो पेट्रोल पीकर जिएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए वहां ओपन इकोनॉमी कंपलसरी ही है। कुछ उत्पाद, अब जैसे उनके पास खुद का पेट्रोल है, डीजल भी है, तो क्या वो दूसरे देश से खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। तो उस पेट्रोल डीजल के लिए उन्हें क्लोज्ड इकोनॉमी कह सकते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए उत्तर कोरिया का नाम आता है। कभी कभी पेपर में पूछता है तो ऑप्शन में आपको उत्तर कोरिया खोजना होगा। फिलहाल पूर्णतया क्लोज्ड इकोनॉमी दुनिया का कोई देश नहीं है, क्योंकि जी नहीं पाएगा। सब कुछ किसी देश में उपलब्ध नहीं है, कुछ न कुछ तो बाहर से लेना ही पड़ेगा। तो चलिए, यहां तक बात हो गई ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा आपको। हाँ, एक और चीज, कुछ स्टूडेंट कहते हैं बहुत स्पीड में था, तो आप वहां से स्पीड कम करिए या वीडियो को दोबारा देखिए। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, या फिर हमारे दूसरे वीडियोज में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां से आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। इनसे बनने वाले क्वेश्चंस आप वन लाइनर या फिर ऑब्जेक्टिव सीटें सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, वहां आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। आगे देखते हैं, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। व्यापार करने के आधार पर ओपन और क्लोज थी, विकास यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है: विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड कंट्री यानी डेवलप्ड इकोनॉमी, अल्प विकसित सेमी डेवलप्ड यानी कि थोड़े विकसित, अविकसित नॉन डेवलप्ड यानी कि बिल्कुल भी विकसित ना हो, यानी कि बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था, डूबी हुई अर्थव्यवस्था। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसे समझते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी, उन देशों की अर्थव्यवस्था जो व्यापारिक तौर पर या फिर अर्थव्यवस्था के तौर पर किसी दूसरे देशों पर निर्भर ना हो, उन पे विश्व लेवल पर कर्जे ना हो, यानी वो स्वयं में विकसित हो, जो चीजें उनके पास हैं उत्पादन में ठीक, यानी कि जो उनके पास प्राकृतिक उपलब्धता है वो ठीक, जो नहीं है उसमें भी वो सक्षम हो। तो ऐसी हालत में उन्हें डेवलप इकोनॉमी कहते हैं, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान ऐसे कई देश आते हैं जो पूर्णतः विकसित अर्थव्यवस्था के भाग हैं। हम बात करें अल्प विकसित यानी सेमी डेवलप्ड, जैसे ही बात करें अल्प यानी कि कुछ विकसित, जैसे भारत की बात करें तो हम कृषि क्षेत्रों में, हम कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि क्षेत्रों में पूर्णतः हम विकसित हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में और बहुत चीजों में, मेडिकल में या कुछ चीजों में हम विकसित नहीं हैं। तो इसलिए कुछ हम निर्माण करते हैं, कुछ हम आयात करते हैं यानी कि खरीदते हैं दूसरे देशों से। तो इसलिए हम यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित क्षेत्रों में आएगी, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आएगी। तो कुछ मायने में विकसित हैं, कुछ चीजों पर दूसरे देशों पर निर्भर है, खरीदना है यानी आयात पर निर्भर है, तो अल्प विकसित हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अविकसित, ऐसा देश जो पूर्णतया दूसरे देशों पर, दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर हो, वो पूरी तरह अविकसित अर्थव्यवस्था का देश कहलाएगा। तो इस प्रकार
अविकसित, अल्प विकसित और विकसित, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था। तीनों आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन जो भी आएगा तो आपको दिए हुए ऑप्शन में देखना होगा कि किन किन देशों के नाम हैं या किस प्रकार से ऑप्शन है, उनमें तुलना करनी होगी। पूरा विकसित, थोड़ा विकसित, बिल्कुल भी न विकसित अर्थव्यवस्था, बस वही काम चल रहा हो, बाकी दूसरे सिस्टम पर आधारित हो, विश्व बैंक पर हो लोन लेने के लिए, पैसे के लिए और बाकी सब ज्यादातर चीजों के लिए दूसरे देश पर आश्रित हो, तो क्या हो जाएंगे? अविकसित अर्थव्यवस्था के देश कहे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी किताबों के बारे में। अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था से जुड़ी वो किताबें, पुस्तकें, अक्सर क्वेश्चन में जरूर आता है पुस्तक और लेखक के नाम या फिर विषय, किन विषयों से जुड़े हैं। तो चलिए देखते हैं। अर्थशास्त्र, सबसे पहले एक किताब आती है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, किसने लिखा है? आचार्य चाणक्य ने लिखा है, जिनका नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है, लेकिन इकोनॉमिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसे बताने का सबसे जरूरी मकसद है कि अर्थशास्त्र किताब का नाम है, न कि विषय है। तो ये किस विषय पर है? राजनीति पर, सामाजिक राजनीति पर विषय। आचार्य चाणक्य मौर्य वंश के मंत्री थे, मगध शासन में रहते थे, उन्होंने यह किताब लिखा था। तो आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र राजनीति यानी पॉलिटी विषय पर आधारित है, न कि इकोनॉमी। इस बात पर ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। तो एडम स्मिथ, जिन्हें विश्व या दुनिया के लिए इकोनॉमिक्स का जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, 1776 में किताब लिखा गया वेल्थ ऑफ नेशन। विषय क्या है? विषय है इकोनॉमी, यानी कि इसका विषय पूरा अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इस बुक के आधार पर एडम स्मिथ ने बताया कि इसे धन का विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। बुक का नाम ध्यान से देखेंगे, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। लेखक का नाम है रॉबिन्सन। यहाँ से क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, लेखक का नाम या बुक का नाम देकर लेखक का नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जॉन मार्शल। लेखक का नाम है जॉन मार्शल, बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 5वीं किताब आती है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। लेखक का नाम है सैमुएल्सन, विद्वान का नाम है सैमुएल्सन। तो दोस्तों इस प्रकार से 4 किताबें हैं जो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हैं। एक किताब जिसका नाम ही अर्थशास्त्र है लेकिन राजनीति विषय से जुड़ी है। तो ये 5 किताबें थी अर्थव्यवस्था के प्रकार, यह अर्थव्यवस्था का परिचय था। अगले दिन हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आई बहुत अच्छी बात है, समझने में कोई दिक्कत हो किसी भी तरह की तो आप हमें कांटेक्ट करें, कमेंट में बताएं या फिर हमारे नंबरों पर। और दोस्तों आज का वीडियो यही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर करिए, उन्हें भी चैनल से जोड़िए, क्योंकि यहाँ सब कुछ आसान भाषा में जो और ऐसे ही निरंतर मिलता रहेगा। हमारा मकसद आपकी सफलता है। धन्यवाद।